हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की मेरे चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं इसमें बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। जो एनुअल मोड वाले बच्चे हैं थर्ड ईयर के, ठीक है, ये उनका पॉलिटिकल साइंस का पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर 2019 का है जो एनुअल मोड वाले बच्चे हैं। तो मेरा ये खुद का क्वेश्चन पेपर है क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था। तो उसके बाद से दोस्तों सेमेस्टर सिस्टम चालू हो गया था, ठीक है। तो मान के चलिएगा सिलेबस आपका वही है, क्वेश्चन पेपर वही है, ठीक है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, सिर्फ एक दो वर्ड आगे पीछे होंगे, वरना दोस्तों मान के चलिए 50 से 60% आपको वही क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और जो भी आपका क्वेश्चन आता है वो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो वही क्वेश्चन आपको हर बार, मतलब कि इस वाले जो एनुअल मोड वाले एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसमें ये रिपीट होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपको पहला क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि तो दोस्तों, ये तो आपका क्वेश्चन पेपर है, देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो आपको है ना 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 में से 5 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। तो मान के चलिए जब फिजिकल मोड देते थे तो उस टाइम 10 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। और अब शायद जब ऑनलाइन स्टार्ट हुए तो 8 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें से 4 या 5 कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। तो जो फिजिकल मोड बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे जैसे मैंने दिया था, तो 10 क्वेश्चन आए थे जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। तो मैं पहला क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। तो ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन, यथार्थवाद को परिभाषित कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो पहले तो यथार्थवाद को परिभाषित करना है, फिर शास्त्रीय और नव यथार्थवाद का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, ठीक है। ये 3 पॉइंट हैं पहले ही क्वेश्चन में। तो पहले तो दोस्तों यथार्थवाद को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो पहले तो ये मैं बता देता हूँ आपको, फिर बताऊँगा शास्त्रीय और नव यथार्थवाद। तो ये रहा दोस्तों पहला पॉइंट, ठीक है। तो जिसके पास अगर बुक्स है तो ये सेकंड पेज पे है, अगर नहीं है तो पीडीएफ ओपन करके देखिएगा तो सेकंड पेज पे ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यथार्थवाद का अर्थ क्या है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यह मानव सभ्यता की विशेषता के रूप में शक्ति राजनीति, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, शक्ति राजनीति। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद आपको नीचे तक आना है, कहाँ तक लिख देना है ये आपको, ये भी लिख देना है, ये सारा कुछ आपको लिख देना है, ठीक है। और आपको एंड करना है इसके नीचे आकर, जो, हाँ, सेकंड पेज के नीचे किया, ठीक है। तो ये यहाँ तक लिख देना है आपको, क्योंकि जो परिभाषित करने के लिए इतना पॉइंट बहुत है, ठीक है। तो क्योंकि बहुत टाइम कम है, 3 घंटे का टाइम है, तो आपको इतना लिख देंगे तो बहुत है, ठीक है। तो यहाँ वहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यथार्थवाद का ये मत लिखना, यहाँ से स्टार्ट करना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये पूरा लिख देंगे और यहाँ तक लिख देंगे। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, क्या बच्चे लिख लें। तो यहाँ तक लिखना है आपको, किया, ठीक है। तीव्र वृद्धि के विश्लेषण का प्रयास किया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जो परिभाषित करने का जो पॉइंट है वो पूरा कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सशस्त्रीय और नव यथार्थवाद तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। तो पहले सशस्त्रीय के बारे में बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये रहा उसका आंसर, ठीक है। तो आपको ये इसका आंसर आपको तीसरे पेज पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सशस्त्रीय यथार्थवाद के सबसे बड़े प्रवक्ता हंस मार्गेंथो हैं, ठीक है। तो हंस मार्गेंथो सबसे बड़े प्रवक्ता हैं यथार्थवाद के। तो इसका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है, सॉरी, आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है और फिर ये पूरा लिख देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ तक लिखते लिखते आपको ये यहाँ तक लिख देना है। तो यहाँ तक बहुत है, ठीक है। तो यहाँ तक ये लिख देना है, अधिक बल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये आंसर लिख देना है यथार्थवादी का, ठीक है दोस्तों। अब नव यथार्थवादी के बारे में बता देता हूँ आपको कितना आंसर लिखना है उसका। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन लिखना हो तो, सॉरी, आंसर लिखना हो तो इसे ना पॉज करके रख लेना, ठीक है। तो और जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो पॉज करके वीडियो को आंसर दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि कौन से पेज नंबर पे है, अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉज करके आप ये आंसर लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन यही सेम आता है, ठीक है दोस्तों। तो मैक्सिमम सेम यही आने वाला है, थोड़ा बहुत बस एक दो पॉइंट आगे पीछे होंगे, वरना क्वेश्चन और आंसर सबके सेम ही होने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं दोस्तों पढ़ पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको जो पॉइंट है वो आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों।
और ये रहा दोस्तों नव यथार्थवाद। ठीक है, तो यहाँ इसका जो आंसर है यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1970 के दशक में। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर आपको यहाँ लिखना है पूर्ण अभिपुष्ट किया। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको ये पूरा आंसर लिख देना है नव यथार्थवाद का। इनके दोनों के पॉइंट बना लेना अलग अलग, और इनका जो आंसर है लिख देना। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। तो अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है प्रायश्चित्ता सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो इसमें भी 2 पॉइंट लिखने हैं। प्रायश्चित्ता सिद्धांत क्या है, और आंद्रे गुंडर फ्रैंक के प्रायश्चित्ता सिद्धांत पर विचार की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट बता देता हूँ, प्रायश्चित्ता सिद्धांत क्या है, फिर आंद्रे गुंडर फ्रैंक के प्रायश्चित्ता का विचार पर की व्याख्या कीजिए, इसके बारे में बताता हूँ। तो पहले प्रायश्चित्ता सिद्धांत, तो ये रहा दोस्तों इसका आंसर। ये चैप्टर फर्स्ट और पेज नंबर 25 है। ठीक है, तो इसका ये रहा आंसर। यहाँ से समानता से स्टार्ट करना है। समानता यह माना जाता है कि आर्थिक विकास पूंजीवादी अवस्थाओं के बाद आता है। तो यहाँ से ये स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है और ये आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, यहाँ तक लिख लेना है, और फिर नीचे आना है आपको ये आंसर दे देना है। आपको ये आंसर यहाँ तक लिख देना है। ये पूरा लिख के आपको आंसर यहाँ तक लिख देना है। 26वें पेज के अधिक अल्प विकसित होता है, यहाँ तक आपको ये आंसर लिख देना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट है आपका, फिर दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आंद्रे गुंडर फ्रैंक के प्रायश्चित्ता पर विचार व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो ये 25वें पेज पे ये। ठीक है दोस्तों, इसका ऊपर से आंसर देना है। ये देखिए, आंद्रे गंडर फ्रैंक विश्व की उस बहुसंख्या जनता के लिए विकास सिद्धांत और नीतियों के। ठीक है, तो आपको ये यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, और इसका आंसर आपको दोस्तों यहाँ तक देना है अभी। ठीक है, पहला तो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, 25वें पेज पे। और फिर इसके बाद दोस्तों जो लिखना है आपको, नीचे आना है 25वें पेज के, और नीचे आने के बाद फिर 26वां पेज आ जाएगा दोस्तों। तो आपको ये यहाँ से स्टार्ट करना है। वो पॉइंट होगा एक, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ से। ठीक है, दूसरी ओर आंद्रे गंडर फ्रैंक का मानना है। ठीक है, तो दूसरी ओर मत लिखना, आपको यहाँ से लिख देना आंद्रे से। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ तक आप लिख देना। तो ये दूसरे का आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे की। और ये रहा दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, जो इसका आंसर देना है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों मतलब कि ज़्यादातर हर बार ये रिपीट होता हुआ आया है। हर बार मैक्सिमम ज़्यादातर 10 में से 7 बार ये आंसर क्वेश्चन आया है पेपर में। ठीक है, तो मैंने कई एग्ज़ाम में देखा है, तो ये हर बार रिपीट होता हुआ आएगा। तो इस बार भी शायद ये रिपीट हो के आया है। इसके 80% चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यानपूर्वक याद करके रख लेना, कि जिससे एग्ज़ाम में लिखने में आसानी हो। तो शीत युद्ध की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों मैं दिखा देता हूँ। और दोस्तों ये रहा तीसरे का आंसर। ठीक है, शीत युद्ध एवं शीत युद्धता। और ये रहा दोस्तों तीसरे का आंसर, शीत युद्ध। ठीक है, तो आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, यानी शुरुआत से ही लिखना स्टार्ट कर देना है। द्वितीय विश्व युद्ध उपरांत। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना, और ये पूरा लिख देना यहाँ पे भी। ठीक है, तो नीचे तक लिख देना आप ये। तो आपको कहाँ तक ये लिखना है तो वो बता देता हूँ। तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक लिख देना, पेज नंबर 3 तक। ठीक है, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अगर 20 नंबर का आता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा दोस्तों इतना। ठीक है, तो ये वहाँ से स्टार्ट करेंगे द्वितीय से। ठीक है, और फिर यहाँ तक ये अर्थ और प्रकृति भी लिख देंगे पॉइंट बना के, शीत युद्ध की। ठीक है, फिर ये यहाँ तक ये पूरा लिख देंगे कि मूल्यांकन किया जाएगा। ये दूसरा चैप्टर है वो, पेज नंबर 3। ठीक है, और फिर दोस्तों इसका निष्कर्ष भी लास्ट में लिख देना। और ये रहा दोस्तों इसका निष्कर्ष। ठीक है, तो लास्ट में शीत युद्ध के बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी बता देता है कि क्या से क्या हुआ। ठीक है, तो ये लिख देना लास्ट में। और दोस्तों बीच बीच में शीत युद्ध के बारे में टिप्पणी में मतलब कि कुछ पॉइंट हैं, अगर एक एक दो दो लाइन लिख देते हो तो आप वो तो लिख देना। ठीक है, वरना आप वो को जो मैंने शुरू से बताया वो एंड यहाँ तक कर देना, ये चीज़ आप लिख देना। ठीक है, शीत युद्ध के बारे में। और अब दोस्तों चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये दोनों दोस्तों क्वेश्चन है ये एक ही चैप्टर के हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर में दे रखे हैं। तो फिर पहले शीत युद्ध की बात हो गया। अब शीता युद्ध तर काल में अमेरिका के प्रभुत्व के कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो अब इसका आंसर मैं बता देता हूँ दोस्त को।
इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो ये सेकंड चैप्टर में ही है इसका आंसर भी। ये रहा दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। तो ये 29वां पेज नंबर है सेकंड चैप्टर का। तो आपको ये यहाँ से स्टार्ट करना है। अमेरिका द्वारा अगस्त 1945 में जापान पर परमाणु बम हमले ने इस विश्व को बल दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है ये, और ये पूरा लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरा आपको लिख देना, प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत शीत युद्ध का उदय, ठीक है। ये भी आपको एक पॉइंट बना के लिख देना, ठीक है दोस्तों। और ये आपको यहाँ तक ये लिख देना है जो चौथा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और फिर आपको ये शीत युद्ध के कारण ये भी आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये आपको वहाँ से स्टार्ट करना है ये पूरा, और ये यहाँ तक लिख देना है। तो पेज नंबर 29 से स्टार्ट करना और पेज नंबर 30 पे आपको एंड मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, अमेरिका द्वारा 15 अगस्त 1945 से स्टार्ट करना है और ये पूरा लिख देना है। फिर इसके बाद आना है पेज नंबर 30 पे, तो आपको ये भी लिख देना है, ठीक है। और यहाँ तक आपको ये आंसर दे देना है, ठीक है। तो इसका देख लेना, ठीक है दोस्तों। ये चौथे का आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पाँचवें क्वेश्चन की। क्या भारत एक उभरती हुई शक्ति है, पुष्टि कीजिए। तो दोस्तों ये भी आपका आंसर मतलब आता ही आता है, ठीक है। तो ये भी मैंने बहुत से पेपरों में देखा, ये आंसर क्वेश्चन रिपीट होके ज़रूर आता है। तो इसका दोस्तों आंसर मैं दिखा देता हूँ कहाँ से आपको लिखना है इसका आंसर। दोस्तों बस एक चीज़ और बता दूं कि इसमें ना एक दो वर्ड आगे पीछे होंगे, वरना इनके आंसर सेम रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप है ना ध्यान से पढ़ के अपने आंसर दे सकते हो, तो आंसर वही सेम रहेंगे। बट दोस्तों जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जैसे एक दो वर्ड आगे पीछे लिख सकते हैं कुछ अलग तरीके से, ठीक है। तो इसका आंसर मैं अब बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये रहा उसका आंसर, ठीक है, पाँचवे का। जो पांचवा क्वेश्चन था उसका आंसर है भारत एक उभरती शक्ति, ठीक है। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है ये, ठीक है। आपको ये पूरा लिख देना है, यहाँ से स्टार्ट करके आपको ये पूरा लिख देना है। भारत की आज़ादी के 62 वर्ष में भारत तथा विश्व में आमूल परिवर्तन हुए, ठीक है। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और फिर ये पूरा लिख देना है आपको। तो ये नीचे तक मैं आपको धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ कि जैसे कि आप लिख सको। और ये पेज नंबर दोस्तों 50 है, ठीक है, थर्ड चैप्टर और पेज नंबर 50। तो ये यहाँ तक लिख देना और फिर नीचे आना, ये पूरा लिख देना नीचे तक, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 20 नंबर का शायद एक क्वेश्चन होगा, तो आपको ये ज़रूर लिखना पड़ेगा। तो ये यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये स्थापित कर सकता है, तो यहाँ तक ये आपको ये पूरा लिख देना, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया पाँचवे का आंसर। अब तो अब दोस्तों बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपको थर्ड चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। ये पांचवा और छठा एक ही चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो छठा क्वेश्चन है ये भी आपको थर्ड चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अब पढ़ के बता देता हूँ क्या है इसमें। तो भारत की विदेश नीति के ऐतिहासिक एवं आर्थिक कारकों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी आंसर मैं दोस्तों आपको दिखा देता हूँ। तो ये भी दोस्तों मैक्सिमम चांस है ये क्वेश्चंस रिपीट होते ही होते हैं, ठीक है। तो ये भी शायद इस बार रिपीट हो, तो मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो जिससे कोई दोस्तों आपको दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में, मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा इसका आंसर, भारत की विदेश नीति, ठीक है। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है अंतर्राष्ट्रीय से यहाँ से स्टार्ट करना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इतिहास, ठीक है। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ये पूरा लिख देना है। चैप्टर नंबर तीसरा है और पेज नंबर 23, ठीक है। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और ये नीचे तक आपको लिख देना है आपको। पेज नंबर दोस्तों आपका, सॉरी, पेज नंबर 47 है जो साइड में दे रहा है ना, यहाँ पे देखना दोस्तों, जो साइड में पेज नंबर 47, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना, इससे आप ढूंढ नहीं पाओगे। वैसे मैं बता रहा हूँ चैप्टर नंबर तीसरे का 23 पेज नंबर, ठीक है। तो ये भी आपको मिल जाएगा। और साइड में 47 पेज नंबर है, ठीक है। तो वो वहाँ से स्टार्ट करना है, ऊपर से, यहाँ से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय से, और ये नीचे तक आपको लिख देना है। तो ये पूरा आपको लिख देना है, ठीक है दोस्तों। तो एक एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, तो ये लिखना भी ज़रूरी है। तो अब दोस्तों आर्थिक विकास, पहले तो दोस्तों हमने बात कर ली भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक, ठीक है, वो पहला पॉइंट था, ठीक है। अब आर्थिक विकास, तो ऐतिहासिक ये पहला पॉइंट हो गया ऊपर का, और ये आर्थिक विकास का, ठीक है। तो पॉइंट बना के आप लिख देना आर्थिक विकास। तो इसका ये आंसर है पेज नंबर 48 थर्ड चैप्टर, ठीक है दोस्तों। ये आपको लिख देना पूरा।
बस यहाँ तक लिखना है आपको, लास्ट में यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, तो माध्य से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया। ठीक है, WHO। तो आपको ये यहाँ तक आपको लिख देना है, ये छठे का आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पूरा लिख देना है। ठीक है, ये हो गया छठे का आंसर। अब दोस्तों सातवें आंसर की बात कर लेते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। वैश्वीकरण के आर्थिक एवं सांस्कृतिक आयाम क्या हैं, विवेचना कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ज़रूर से ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी रिपीट हो सकता है आपको, मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चन यही रिपीट होंगे, बस आगे पीछे होंगे, क्योंकि उनका पैटर्न शुरू से वही चलता हुआ आ रहा है। तो क्वेश्चन भी दोस्तों वही सेम आपको देने वाले हैं, बस एक दो वर्ड आगे पीछे करेंगे और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका मैं आंसर दोस्तों बता देता हूँ। वैश्वीकरण के आर्थिक एवं सांस्कृतिक आयाम क्या हैं, तो इसका आंसर दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। तो ये रहा दोस्तों आर्थिक का आंसर। ठीक है, आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों के अलग अलग पॉइंट है। ठीक है, ठीक है। तो पहले तो आर्थिक का लिख लेना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ये दोस्तों चैप्टर नंबर आपका है 4th, वैश्वीकरण वाला। ठीक है, और आपका जो पेज नंबर है वो मैं दिखा देता हूँ। पेज नंबर है 79। ठीक है, पेज नंबर 79 और 4th चैप्टर वैश्वीकरण। तो आपको ये आंसर दोस्तों यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, ऐतिहासिक संदर्भ। ठीक है, आपको यहाँ से स्टार्ट लिखना करना है ये, और ये पूरा लिख लेना, आपको ये पूरा लिख लेना, ये पूरा लिख लेना। ठीक है, और आपको नीचे लास्ट में मतलब ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सांस्कृतिक का भी लिखना है आपको, 2 पॉइंट हैं इसमें। तो आपको ये WHO तक लिख देना है, सॉरी WTO 2001। ठीक है, प्रतिशत। ठीक है, तो आपको ये यहाँ तक आपको लिख देना है, ये यहाँ तक आप लिख देना ये। ठीक है, ये आर्थिक का हो गया। अब दोस्तों सांस्कृतिक की बात करते हैं। ये रहा दोस्तों सांस्कृतिक वैश्वीकरण। ठीक है, तो आपको ये यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, सांस्कृतिक वैश्वीकरण। ठीक है, तो ये आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, और दोस्तों पूरा जो दे रखा है इसमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, कि आधा आधा लिख लेना चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा फिर, क्योंकि टाइम भी इतना नहीं होता है। पेज नंबर 86 है आपका ये, और 4th चैप्टर। ठीक है, तो आपको ये दोस्तों यहाँ तक लिख लेना है, हाँ, यहाँ तक लिख लेना आप। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से पूरा लिख लेना आप, वहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ तक लिख लेना। ज़्यादा बड़ा मत लिखना, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है। अगर अपने अपने हिसाब से भी दोस्तों शॉर्ट शॉर्ट बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, 7वें का आंसर हो गया ये। अब तो ये रहा दोस्तों इसका आंसर, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है। ठीक है दोस्तों, तो ये जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब ये चैप्टर था उसमें, बट दोस्तों एसएल ने अब ये चैप्टर हटा दिया है। तो दोस्तों आप इसको ध्यान ना दें। ठीक है, तो इसको भूल जाएं इस क्वेश्चन को और आंसर को। ठीक है, तो इस पर ध्यान ना दें, क्योंकि ये 8वां क्वेश्चन था तो इसमें दे रखा है, तो इस एसएल ने शायद इस बार ये हटा दिया है ये चैप्टर। और जो 9वां क्वेश्चन है नारीवाद का दोस्तों, तो इसका भी चैप्टर इन्होंने हटा दिया है। ठीक है, और इसका भी आंसर दोस्तों मुझे मिला नहीं है कहीं फिर भी, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को हटा दें। जैव विविधता 8वां क्वेश्चन है और 9वां क्वेश्चन है नारीवाद का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको हटा देने चाहिए, क्योंकि एसएल ने जब बुक्स में नहीं दिए तो आपको भी नहीं करने चाहिए। और अब मैं 10वें क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, जो पॉइंट में दे रखे हैं। तो दोस्तों ये देखिए जैव विविधता। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवाद परिचय का परीक्षण कीजिए। तो ये भी दोस्तों इन्होंने चैप्टर नहीं दे रखा है। अब 10वें की बात कर लेते हैं, जो पॉइंट में होते हैं, जिसमें से 2 करने होते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, बट इसमें से आपको 2 करने हैं। ठीक है, 5 10 नंबर के जो भी हैं। ठीक है, तो इसमें से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो नव शीत युद्ध, गुटनिरपेक्ष, वैश्विक तपन और विश्व व्यवस्था सिद्धांत। ठीक है, तो इनमें से आप किसी पे भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये नव शीत युद्ध और गुट निरपेक्ष वाला ये आपको 2nd चैप्टर में मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जो बुक्स है एसएल की। तो ये रहा दोस्तों नव शीत युद्ध का आंसर। ठीक है, आपको यहाँ से लिखना है और ये पूरा लिख लेना है आपको यहाँ से, और ये आपको यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, ये यहाँ तक आपको लिख देना है, नव शीत युद्ध का आंसर है। ठीक है, अब गुट निरपेक्ष का आपको दिखा देता हूँ।
और ये दोस्तों पेज नंबर 35 है और चैप्टर सेकंड है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ मिल जाएगा। और ये दोस्तों गुट निरपेक्ष का आंसर है, ठीक है। तो ये दोस्तों थर्ड चैप्टर में है, सॉरी माफ़ करना, ये थर्ड चैप्टर में आपका आंसर है, ठीक है। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ये यहाँ से स्टार्ट करना है, पूरा जो लास्ट पॉइंट है यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक ये आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है, गुट निरपेक्ष का। पहले वाले पॉइंट की अब बात कर लेते हैं, विश्व व्यवस्था सिद्धांत, ठीक है। तो इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ आपको। और ये रहा दोस्तों इसका आंसर, विश्व व्यवस्था सिद्धांत, ठीक है। तो आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, ये इस वाले पॉइंट से, और ये नीचे तक लिख देना आप, ये भी लिख देना, और ये नीचे का भी लिख देना, आधुनिक विश्व व्यवस्था, ठीक है। आपको ये भी लिख देना। तो इसका ये आंसर आप नीचे यहाँ तक दे देना, बहुत है यहाँ तक, ठीक है। परंतु उच्चतम लाभ तब होता है जब किसी विशिष्ट कड़ी पर उच्च स्तरीय एक अधिकार होता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक लिख देना आप। तो ये दोस्तों चैप्टर नंबर आपका है फर्स्ट, ठीक है। और पेज नंबर आपका कौन सा हो गया, पेज नंबर 18 हो गया, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट और पेज नंबर 18, तो आपका ये देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ तक लिख देना आप, एक अधिकार तक, ठीक है। तो एक बार मैं स्लो मोशन में भी दिखा दूँगा आपको, जैसे कि आप लिख सको, ठीक है दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट की, वैश्विक तपन, इसकी बात कर लेते हैं अब। तो दोस्तों इसका भी चैप्टर, जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसका भी पॉइंट नहीं, वो चैप्टर नहीं दे रखा है, जो एसएल ने पीडीएफ अपलोड करी है उसमें नहीं दे रखा है। जो पुरानी बुक्स हैं उसमें वो चैप्टर है, ठीक है। अगर एसएल की जो बुक्स वाली पीडीएफ अपलोड करी है एसएल ने, तो अगर उसमें नहीं है तो आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, अटैम्प्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है दोस्तों। तो बस दोस्तों यही आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर सॉल्व था पूरा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस एनुअल मोड बीए प्रोग्राम वाले बच्चों का ये क्वेश्चन पेपर था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट में यही बताना चाहूँगा कि इन्हीं में से आपको रिपीट होने वाला है, तो इनको पढ़ लीजिएगा। तो आपके 50% दोस्तों इसी में से आपको रिपीट होने वाला है, कोई अलग से नहीं आएगा, ठीक है। तो इन्हीं में से आपको ये क्वेश्चन के आंसर पढ़ लेना, ठीक है। तो इनको याद करके रख लेना। और दोस्तों 3 घंटे का टाइम होता है, तो हमें लिखने का, मतलब लिखने का, और बुक्स खोल के हम वो क्वेश्चंस का आंसर ढूंढें, तो उतने में टाइम बहुत हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है दोस्तों, आप याद कर लें इन क्वेश्चंस को, और 3 घंटा आपके पास है कम से कम, तो 3 घंटे में आप अच्छे खासा लिख सकते हो। लास्ट में जो रह जाता है तो उसे आप देख के लिख सकते हो, जो भी है, ठीक है दोस्तों। तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से दोस्तों आपको 8 क्वेश्चन आएंगे, या 8 या 6 क्वेश्चन जो भी आए, ठीक है। तो जैसे भी आते तो ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो आप इन्हें याद करके ज़रूर रख लेना, ठीक है। तो बस दोस्तों ये वीडियो थी, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जैसे कि हाँ मुझे भी अच्छा लगे और मैं आगे वीडियो और आपको देता रहूँगा, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं, मैं वो भी आपको सॉल्व करके बता दूँगा, ठीक है, कि किसका आंसर कहाँ पे है, ठीक है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।